मोहम्मद रिजवान को टी20 से निकालने की बातें गर्दिश कर रही हैं, जिनके जिम्मेदार जका अशरफ हैं, जो कि इंतहाई घटिया चेयरमैन मेरी नजर में। इनसे ज्यादा घटिया, इनसे ज्यादा दोगला वाला मैंने चेयरमैन कभी नहीं देखा। जितनी इनकी खिदमात है, भाई खुदा का वास्ते जका अशरफ रिजाइन दे दे, तेरी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि तू पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आया है। सियासत को क्रिकेट में कितनी, जिस तरीके से श्रीलंका वाले लेकर आए थे, देखा था, बैन पड़ गया था उनपे। पाकिस्तान में भी यही हाल होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। और यहाँ पर बाबर आजम फिर से नंबर 1 बन गए हैं, लेकिन कैसे बने हैं इस पर भी बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग कौन करेगा, उसका भी पता चल गया है। 2 प्लेयर्स के बताया जा रहा है कि इन दो की चॉइस है कि बाबर रिजवान को ओपनिंग करवाई जाएगी या फिर कोई और करेगा ओपनिंग, उस पर बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को पूरा देखेंगे तो मजा आएगा आपको, और साथ ही साथ आपको क्रिकेट की नॉलेज भी जानने को मिलेगा बहुत कुछ। तो पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान के बारे में जका अशरफ ने ये बात कही थी कि पिछले दिनों हमने सुना था कि एक वॉइस रिलीज हुई थी, वॉइस लीक हुई थी, जिसमें कहा गया था मोहम्मद रिजवान को क्यों नहीं कप्तान बनाया गया। चले खैर, हम ये कह सकते हैं उनको कप्तान नहीं बनाया, लेकिन अब उनके खिलाफ ये साजिश की जा रही है कि उनको टी20 से निकालने की बातें चल रही हैं। तो इस पर ये कहा जा रहा है पहले उनको एज अ ओपनर हटाया जाएगा और उनको चौथे पांचवें नंबर पर खिलाने की बातें चल रही हैं। और ये क्या कहा जा रहा है कि जो चीफ सिलेक्टर हफीज साहब है, उन्होंने ये कहा है कि बाबर रिजवान की हमें जरूरत पड़ सकती है, और अगर वो इनको प्लेइंग 11 में रखते हैं बाबर रिजवान को, और एज अ ओपनर उनको ओपन नहीं करवाते, उनकी जगह कोई और ओपन करते हैं, और कौन ओपन करेंगे उस पर भी बात करेंगे, तो ये काफी गलत होगा। उनका ये कहना है कि बाबर को तीसरे पे और रिजवान को चौथे पर खिलाएंगे। और इसी तरीके से मुझे ये लगता है कि इनको खुला मौका मिल जाएगा। जब रिजवान चौथे पर परफॉर्म नहीं करेगा तो ये रिजवान को साइडलाइन कर देंगे और उन्हें टी20 से हटा देंगे, अगर रिजवान चौथे पर परफॉर्म नहीं करेगा। अब पहले तो इनका कहना यह है कि रिजवान टी20 में ओपनिंग डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि वो 130 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, जो कि बहुत स्लो स्ट्राइक रेट है। अब हम आपको रिजवान के बारे में बता देते हैं, रिजवान को ओपनिंग कैसे करवाई गई थी। दरअसल 2020 साल में न्यूजीलैंड का टूर करना था। फखर जमान कोरोना के 22 बीमार थे, उनकी जगह ओपनिंग करवाई गई मोहम्मद रिजवान को। मोहम्मद रिजवान उस सीरीज में पहले के 2 मैचेस में तो वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी से दिखाई, जिससे 50+ रन की इनिंग खेली, जो कि बहुत ज्यादा मायने रख रही थी, क्योंकि वरना हम क्लीन स्वीप कर जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग के स्टैट्स के, जैसे कि 2020 से लेके अब तक दुनिया का कोई बैटर ऐसा नहीं है ओपन करते हुए जिसने 2000+ रन बनाए हो और एवरेज 50 से ऊपर की हो। और यहाँ पर हम बात करें, अगर ये लोग स्ट्राइक रेट पे बातें कर रहे हैं, तो रिजवान की एवरेज अगर आप देखें, वो ऐसा बल्लेबाज है कि वो टिकना जानता है, और उसके रन्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं ओपन करते हुए। सबसे ज्यादा छक्के उसने मारे हैं टी20 में ओपन करते हुए, 72 छक्के। उसके बाद जॉस बटलर आ जाते, जिन्होंने 54 छक्के मारे हैं। साल 2020 के बाद की मैं बात कर रहा हूं। उस पिछले 3-4 सालों में सबसे ज्यादा तेजी से रन्स जिसने करे हैं मोहम्मद रिजवान ने, 2000+ रन्स, और जिनमें उनकी एवरेज भी 50+ है। अब बाबर की एवरेज की बात करें तो 43 का एवरेज है। उन्होंने 52 इनिंग्स में 2000 रन कंप्लीट जरूर किए थे, लेकिन हमें पता है बाबर एक अरसे से ओपन करता हुआ है, रिजवान अभी ओपन करता हुआ है। 58 मैचेस उसने खेले हैं, जिसमें उसने मेरे ख्याल से कोई 40-50 मैचों में ओपन किया है। लेकिन ओपन करते हुए बाबर का स्ट्राइक रेट का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है वो उसको उस हद तक बैलेंस कर लेते हैं। और हमने देखा है रिजवान जो शुरू में आते हुए उनको ये कहा जाता है रिजवान बड़ी हिट्स नहीं लगा सकता, ये साबित कर दिया। उनके खिलाफ जो साजिश रचना है, तो हमें ये चाहिए कि हम इनके इस प्लान की पर्दाफाशी करें और जका अशरफ को रिजाइन देने पर मजबूर करें और ट्वीट चला दें, जिसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर बने। हम इनका एज अ फैंस भाई बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। मोहम्मद रिजवान ओपनिंग ही अच्छे लगते हैं ओपनर, एज उनको चौथे पे खिला के ये लोग क्या करेंगे मेरे को समझ नहीं आ रही है। अगर वो नहीं, यहाँ पर अगर हम बात कर ले बाबर आजम की, बाबर आजम को दोबारा ओडीआई में नंबर 1 की कुर्सी मिल गई है। 824 रेटिंग पॉइंट के साथ वो दोबारा नंबर 1 बन चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शुभमन गिल नंबर 1 की कुर्सी से कैसे नीचे आ गए। तो दरअसल जो कि अभी सीरीज चल रही थी साउथ अफ्रीका और इंडिया की, उसमें शुभमन गिल को ओडीआई में ड्रॉप किया गया था, और ड्रॉप करने की वजह से उनके रेटिंग पॉइंट्स में कदरे ज्यादा गिरावट नजर आई है, और 810 रेटिंग पॉइंट के साथ वो दूसरे पर आ चुके हैं। अब ना खेलने की वजह से सीरीज उनको काफी नुकसान हुआ, और उनका नुकसान का खमियाजा उनको इस हद तक भुगतना पड़ा कि वो 42 डेज तक रहे नंबर 1 ओडीआईस में। और हमने देखा बाबर
न्यूजीलैंड के खिलाफ जब उन्होंने वर्ल्ड कप में मैच खेला था, तो उसके बाद उनकी रैंकिंग नंबर 2 पर आ गए थे वो। लेकिन अब बाबर की रैंकिंग दोबारा अपडेट हो चुकी है और वो दुनिया के नंबर 1 बैटर बन चुके हैं। और मैं तो समझता हूँ कि रैंकिंग वैंकिंग से कुछ नहीं होता। बल्लेबाज कितना बड़ा है ये परफॉर्म करना उसको जरूर पता लग जाता है कि अब देखें ग्लेन मैक्सवेल हो गया या विराट कोहली जैसे बैट्समैन हो गए, नंबर 1 नहीं है, लेकिन इनके अंदर वो प्रोफेशनल है, वो काबिलियत है कि इनको नंबर 1 की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साबित कर देते हैं कि ये लोग रैंकिंग में नंबर 1 नहीं है, लेकिन ये हकीकत में नंबर 1 है। तो बाबर को भी साबित करना होगा। और रैंकिंग तो वक्ती तौर है, हमने देखा है आईसीसी की रैंकिंग कभी अपडेट हो जाती है, कभी कौन आ जाता है, कभी कौन बन जाता है। उसके बाद हम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो T20 स्क्वाड की ओपनिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने रिजवान के बारे में बात करी, रिजवान को ओपन बाबर रिजवान को अगर करवा दे तो अच्छी बात है, ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर एक्सपेरिमेंट ही करना चाहते हैं तो मेरी नजर में साहबजादा फरहान को और यहाँ पे सैम अयूब को ओपन करवाया जाए। ये मेरी पर्सनल राय है कि अगर उन दोनों को ओपन करवाया जाए तो बेहतर है। लेकिन यहाँ पर खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि सैम अयूब को और फखर जमान को ओपन करवाया जाएगा। और देखिए अगर आप मेंटली तौर पर ये लॉजिकली सोचे, फखर जमान और यहाँ पे सैम अयूब दोनों ही तेज खेलने वाले हैं, और एक ऐसा प्लेयर हमें चाहिए होता है एज अ नॉन स्ट्राइकर पे या ओपनर पे जो कि थोड़ा स्लो खेले और एक तेज खेले, ताकि वो टिक सके थोड़ा। अगर एक आउट भी हो जाता है तो दूसरा हैंड वो संभाल ले। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों को ही ओपन करवा दिया जाएगा तो यहाँ पर कोई टिकेगा नहीं, और बाबर को वन डाउन ये लोग रखेंगे अगर, तो फिर मेरे को लगता नहीं है बाबर कंफर्टेबल फील कर पाएंगे वन डाउन पे। तो वही रिजवान की बात करते हैं, रिजवान को चौथे पर अगर खिला देते हैं तो मेरे को लगता नहीं रिजवान चौथे पर परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि उनको जब ओपनिंग करवाई गई तभी उनका पीक आया। और जिस तरीके से मैंने पहले ही स्टैक्स कवर कर लिए थे बाबर के और रिजवान के ओपनिंग के स्टैक, जो रिजवान के मैंने आपको बताया थे जितने ज्यादा उन्होंने छक्के मारे और रन के बारे में, तो मेरी नजर में अगर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो साहबजादा फरहान को और सैम अयूब को ओपनिंग करवा के देख ले। और बाबर रिजवान को ये लोग ये करें कि अगर सीरीज के 1-2 मैच रह जाते हैं तो वहां पर इनको ही ओपनिंग करवाई जाए। और वर्ल्ड कप जो कि आपका 2024 का आ रहा है वेस्ट इंडीज और यूएसए में, वहां पर आपकी फर्स्ट चॉइस बाबर रिजवान ही होने चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि वही दोनों ओपन करते हैं अच्छा। देखिए अब आप ये कहेंगे कि बाबर रिजवान खड़े हुए तो वो लोग स्लो खेलते हैं, यूं तो देखिए वेस्ट इंडीज में जो पिचेस होंगी वो स्लो ही होंगी, आपको 200 के टोटल नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत मुश्किल आपको 150 का टोटल, 170 180 ऐसे ही टोटल देखने को मिलेंगे, आप बेशक देख लें। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। #cricket स्पोर्ट्स में